हेलो डियर, नमस्कार। एक बार आप सबका स्वागत है। मैं आपको ग्रामर का टॉपिक बताने जा रहा हूं। ऑलरेडी मेरे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा सिंथेसिस के बारे में बताया जा रहा था। सिंथेसिस के 3 पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जिसमें कि किस तरह से 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया सबसे पहले जेरंड के माध्यम से, दूसरा इन्फिनिटिव के माध्यम से, तीसरा पार्टिसिपल के माध्यम से। 3 पार्टिसिपल है, उन सब का मैंने बताया। अब उसी के अंतर्गत अब हम उसका चौथा पॉइंट लेकर के आए हैं, जो कि आप बोर्ड पे दे सकते हो। रूल 3 के अंतर्गत चौथा पॉइंट उसका दिया जा रहा है। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सिंथेसिस। सिंथेसिस के बारे में आपको मालूम ही है कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिला के एक वाक्य बनाने का कार्य करता है। बट जोड़ने के कई प्रोसेस होते हैं, तो ऑलरेडी मैंने 3 बता दिया। ये चौथा पॉइंट आपका मैं बता रहा हूं, जो कि उसी तीनों से ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आइए, मैंने क्या लिखा है, जेरंड, और ये क्या है, नाउन। तो जेरंड और नाउन को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो जेरंड और नाउन के साथ किस तरह से हम किसका प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, और इस प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम किस तरह से एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, अब यहां पे लिखा हूं मैं क्या, इन्फिनिटिव की भांति। किसकी भांति, इन्फिनिटिव की भांति जेरंड में भी क्रिया में ना, नी, नी, मतलब ना, नी, ने आता है। जैसे कि मैंने पार्टिसिपल में भी आपको बताया हुए या करके आता है, ठीक उसी तरह से इन्फिनिटिव में ना, नी, ने आता है। तो जेरंड में भी आपका यहां पे आएगा, लगा होता है। किंतु इसकी अंग्रेजी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाते हैं। Already all of you know about the gerund. In gerund, we generally use the ing form in verb first form. Understood? So whenever we connect the ing form in the verb, then that verb already convert into gerund. Okay, gerundial verb. कभी-कभी verb को noun में बदलना पड़ सकता है। क्या है यहाँ पे कि जैसे जेरंड के साथ हम प्रीपोजिशन जब लगाते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कुछ वर्ब आते हैं जो कि नाउन नहीं रहते हैं, बट उनको हमको नाउन के आधार पे कन्वर्ट करना होता है। और उसके बाद कुछ वाक्यों में जेरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करना पड़ता है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक बनाने के लिए। ओके, समझ में आया। अब आपको यहां पे क्या ध्यान देना है कि सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रीपोजिशन। कौन सा है, प्रीपोजिशन के कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके पश्चात जेरंड का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टूड? ये प्रीपोजिशन के साथ क्या होता है, जेरंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑन, आफ्टर, विथ, फॉर, ऑफ, बाय, एक्सेप्ट, ड्यू टू, एंड अकाउंट ऑफ, in spite of, for, want of. These are few prepositions. With these prepositions, we generally use the gerundial verb with ing. Understood? On hearing the news, जैसे on hearing the news, he reached the station. After getting the meal, he get rest. Okay? With इसी तरह से इन सब वर्ड के साथ, इन सभी प्रीपोजिशंस के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, जेरंड का प्रयोग किया जाता है। अब आप आ जाइए बी पॉइंट में, देखिए ए आपका ए पॉइंट में था और ये आपका बी पॉइंट, नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है। यहां पे वर्ब और नाउन दिया गया है। क्या है कि कभी कभी सेंटेंस में वर्ब तो रहता है पर नाउन नहीं रहता है, तो उसको हमें क्या करना होता है, उस नाउन वर्ब को नाउन में और नाउन को वर्ब के रूप में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि ऑलरेडी आप क्लास 9, 10 में इसको पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे मैं कुछ उसके एग्जांपल्स दे रहा हूं जिनमें हम क्या करते हैं,
वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फेल मतलब असफल होना, फेल्योर मतलब असफलता। ओके, सक्सीड पास को सक्सेस में, सफल होना सफल। कम रीच अराइवल, गो स्टार्ट डिपार्चर, डाई डेथ, डाई मतलब मरना, डेथ मतलब मृत्यु। तो कहने का मतलब डियर, यहां पे हमें जानना है कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं, नाउन्स के पूर्व भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं और उसके पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज, अब तक आपने बी देखा, सी में देखिए यूज ऑफ वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है? वर्बल नाउन का प्रयोग यह है कि यहाँ पे वाक्य में अगर आपका कोई वर्बल नाउन बनाना है, सेंटेंस को वर्बल नाउन के तहत अगर आपको जोड़ना है, तो उसके लिए अभी हम आपको एग्जांपल्स देंगे। तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, द प्लस जीरन प्लस ऑफ का प्रयोग करना है। समझ में आई बात? तो द प्लस जीरन प्लस ऑफ का प्रयोग करके हम वर्बल नाउन का प्रयोग करते हैं और इस वर्बल नाउन के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं। अब हम यहां पे एग्जाम्पल देने चल रहे हैं डियर। पहला एग्जाम्पल ए से है। किससे है? ए से है। अभी हम ए का एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद बी का, फिर सी का एग्जाम्पल आपको देंगे। पहले वाले में हमने ये जो रूल पढ़ा, इस रूल को आप एक बार रिवाइज करो, इसको देखो और इसके साथ मैं किस तरह से प्रीपोजिशन का के साथ जेरंड का प्रयोग किया हूं। जैसे ही रीच द ऑफिस, वह कहां पहुंचा? ऑफिस पहुंचा, मतलब पहुंचा, ठीक। और ही फाउंड नो क्लर्क, वहां पे उसको कौन नहीं मिला? क्लर्क नहीं मिला, ठीक। अब इन दोनों को हमें जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे आसान टिप मैं आपको बताना चाहता हूं सिंथेसिस को बनाने के लिए, कि सबसे पहले आप दोनों सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करो, उसको बखूबी समझो। जब आप हिंदी में उसके मीनिंग को समझ जाएंगे तो दोनों की हिंदी आप लिखिए रफली और उस हिंदी को मिलाने की कोशिश करिए। जब आप उसकी हिंदी वर्ड को मिला लोगे और मिला करके एक वाक्य बना लोगे, एज यूजुअल आपका ट्रांसलेशन भी फिट बैठ जाएगा और आप उसका सिंथेसिस बना सकते हो। ये एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी तो बहुत सारे रूल्स हैं बनाने के, लेकिन एग्जाम में ये फाउंडेशन कभी कभी नहीं मिलता है कि इसके तहत आपको जोड़ना है। समझ में आई बात? तो इसलिए हम वहां फ्री होते हैं और किसी भी तरीके से उसको जोड़ सकते हैं। ओके, क्या हुआ? वह ऑफिस पहुंचा, वो क्लर्क नहीं पाया। अब ध्यान दीजिए, वह ऑफिस पहुंचने के बाद कोई क्लर्क नहीं पाया, तो क्या होगा? ऑन रीचिंग द ऑफिस, ऑफिस पहुंच करके ही फाउंड नो क्लर्क, वह क्लर्क नहीं पाया, ठीक। अब यहां पे क्या आया? प्रीपोजिशन ऑन, और उसके साथ मैंने क्या लगाया? जीरन। रीच वर्ब में आईएनजी लगा के मैंने जीरन बताया। ऑन रीचिंग मतलब पहुंच करके, कहां पहुंच करके? ऑफिस पहुंच करके। उसको कौन नहीं मिला? ही फाउंड नो क्लर्क, उसको क्लर्क नहीं मिला। डियर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला सेंटेंस होता है, मीन्स जो कार्य आपका पहले समाप्त हुआ है, उसके साथ ही पार्टिसिपल यानी जेरंड का प्रयोग आपको करना है। ध्यान दीजिए, पहला काम उसका क्या था? ऑफिस पहुंचना, तभी तो वो देखा कि वहां क्लर्क है या नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपका है दूसरा, सी विल गेट फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास पाएगी। सी इज श्योर ऑफ इट, वह इसके प्रति निश्चित थी, यदि उसको विश्वास था कि मुझे फर्स्ट क्लास मिलेगा। तो यहां पे क्या है? शी श्योर ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास पाने के लिए क्या थी? श्योर थी। तो आपको यहां पे क्या मिला? ऑफ गेटिंग। इज दैट क्लियर? तो ऑफ गेटिंग आपको मिला, जो कि ऑफ प्रीपोजिशन है और गेटिंग जेरंड है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड, ही वॉज इन बैड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य कैसा है? बुरा था। ही वॉज, वह बुरे स्वास्थ्य में था, उसकी तबीयत खराब थी मान लो। तो ही वॉज अनेबल टू अटेंड द ऑफिस, वह ऑफिस अनेबल मतलब
अटेंड करने में असमर्थ था। अब ध्यान दीजिए, रीजन क्या है? स्वास्थ्य का खराब होना, और फिर दूसरा उसका परिणाम क्या निकला? ऑफिस ना अटेंड कर पाना। तो यहां पे क्या है? ड्यू टू हिज बैड हेल्थ ही वॉज अनेबल टू अटेंड द ऑफिस। अब यहां पे प्रीपोजिशन क्या आया है, उसको आप ध्यान दीजिए। ड्यू टू हिज बैड हेल्थ, यहां पे ये चीज दिया गया है, ड्यू टू। क्लियर? अब ये बता रहा है कि ड्यू टू हिज बैड हेल्थ ही वॉज अनेबल टू अटेंड द ऑफिस, यानी खराब स्वास्थ्य के कारण वह ऑफिस अटेंड नहीं कर पाया। अब आगे देखिए, इसका मैं बी का एग्जाम्पल आपको देता हूं। ओके डियर, अब आप देखिए बी नंबर पॉइंट पे क्या बताया जा रहा है कि बी का मैंने जो आपको एग्जाम पॉइंट्स बताए थे प्रीपोजिशन और नाउन के साथ, तो वो आपको यहां पे बताया जा रहा है। हर सन डाइड, उसका पुत्र मर गया। शी बिगैन टू वीप, वह उसका पुत्र मर गया। शी बिगैन टू वीप, वह रोना प्रारंभ कर दी। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ऑन द डेथ ऑफ हर सन, अपने पुत्र के मृत्यु के पश्चात, यानी ऑन द डेथ ऑफ, यानी पुत्र के मरने से क्या हो गया? उसको दुख हुआ। शी बिगैन टू वीप, यहाँ पे पहला कारण, पहला पॉइंट क्या था? पुत्र का मरना। और दूसरा पॉइंट आपका क्या है इसमें? रोना। ठीक, पहला वर्ब आपका डेथ से लिया गया, लेकिन है ये नाउन, और बिगैन टू वीप, रोना, ये आपका सेकेंड पॉइंट। ओके, दूसरा, पहला आपने देखा, दूसरा आप देखिए, आई हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद किया। ही कुड नॉट पास, वह पास नहीं हुआ। अब हिंदी में जोड़िए कि मेरे मदद करने के पश्चात या मेरे मदद करने के अतिरिक्त भी वह पास नहीं हुआ। आगे, इंस्पाइट ऑफ, यहां पे इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग किया गया है, यहां पे ऑन का। तो इंस्पाइट ऑफ माई हेल्प, मेरी मदद के बावजूद, ही कुड नॉट पास, वह पास न हो सका। आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। तो यहां पे क्या हुआ कि मैं स्टेशन पहुंचा आफ्टर, बाद में। कब? मैं ट्रेन पे पहुंचा कब? बाद में। कब बाद में? द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के प्रस्थान कर देने के पश्चात। ठीक, तो ये आपकी समझ में आया। फोर्थ नंबर, ही पास, वह पास हो गया। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स बिकम हैप्पी, उसके सारे मित्र खुश हो गए, यानी उसके पास होने पर सारे मित्र खुश हो गए। तो ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर उसके सारे मित्र खुश हो गए। उसकी सफलता पर उसके सारे मित्र खुश हो गए। ओके, अब सी नंबर पे जो मैंने आपको बताया था वो आप देखिए, जिसको कि हमने आपको बताया था वर्बल नाउन के रूप में। उसमें देखिए, यू शुड रीड द रामायण, यू शुड रीड द रामायण, इट इज गुड फॉर यू, कि आपको रामायण पढ़ना चाहिए, यह आपके लिए अच्छा है। जैसे कि मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आज 5 अगस्त है। आज के दिन भगवान श्री राम के लिए पुनः उनके घर को जीर्णोद्धार या उनके घर की नींव रखी गई, जो कि लगभग 500 वर्षों से विवादित बना हुआ था। यहां पे क्या है? द रीडिंग ऑफ रामायण, यानी रामायण का अध्ययन इज गुड फॉर यू, आपके लिए लाभप्रद है, यानी रामायण का अध्ययन करना आपके लिए लाभप्रद है। अब लास्ट में देखिए, नो वन शुड टेक वाइन, किसी को भी वाइन नहीं लेना चाहिए। इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसा है? हानिकारक है। तो द टेकिंग ऑफ वाइन, शराब का लेना, इज हार्मफुल, खतरनाक है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। डियर, मैंने आपको सिंथेसिस का चौथा पॉइंट बताया
जो कि आपका कौन सा पॉइंट था, जीरंड और नाउन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, यानी जीरंड और नाउन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके किस प्रकार से एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाया जाना। तो यह आपके महाराष्ट्र बोर्ड हो या स्टेट का कोई सा भी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, सिंथेसिस का यह पॉइंट आपको रीड करना है। इसको रीड करने से पहले इस वीडियो को देखने के पश्चात आप मेरे फर्स्ट या सेकंड वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने सिंथेसिस को स्टार्ट किया, जिसमें मैंने जीरंड, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव के बारे में बताया। और ये आपका चौथा पॉइंट है जो कि क्या बता रहा है कि जीरंड और पार्टिसिपल को इंक्लूड करके जीरंड और नाउन के साथ किस तरह से प्रीपोजिशन का यूज करके हम पार्टिसिपल का निर्माण सिंथेसिस का निर्माण करते हैं। आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।